आ रहा है बेटा? आज नहीं आ रहा? अरे यार उर्विका, आज है ना लॉन्ग रन पढ़ाना है मुझे, तो थोड़ा ध्यान से देखना। लॉन्ग रन का कर्व थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये ज़रा सा, लेकिन एक बार रिवीजन करना ज़रूरी है। यहाँ देखो, शॉर्ट रन में मैंने आप लोगों को 7 कर्व पढ़ाए, 7। अरे यार आप चुप हो जाना बिल्कुल। शॉर्ट रन में कितने कर्व पढ़ाए? पहले कौन सा पढ़ाया मैंने? टीएस। क्या हुआ बेटा? हाँ अच्छा, ये गिर जाएगा यूँ। चलो देखो, एक मैंने पढ़ाई तो मैं टीएफसी जो हर लेवल पे क्या रहती है सेम। फिर पढ़ाई टीवीसी जो शुरू में बढ़ती है धीरे, फिर बढ़ती है इंक्रीजिंग रेट से। भूलना मत भाई, रोज़ रोज़ रिवीजन तुम्हारे लिए कराता हूँ। और टीसी किन दोनों का टोटल है? इन दोनों। अब इसके बाद आता है एएफसी, फिर आता है एवीसी और फिर आता है एससी। इन तीनों को अगर हम आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। तो ये आपके 6 कर्व है। और एक पढ़ाया था एमसी। एमसी आता है चेंज इन टोटल कॉस्ट। कैसे आता है? और एमसी चेंज इन टोटल कॉस्ट से भी आता है और चेंज इन टीवीसी से भी आता है। क्योंकि कल भी बोला था, फिर सुन लेना, टीसी किससे मिलके बना है? हाँ, टीएफसी और ये कभी चेंज होता है क्या? चेंज कौन होता है? तो इसमें जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आएगा? तेज बोलो। किसमें? टीसी। टीसी में कोई चेंज आएगा तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा? इसीलिए एमसी का मतलब होता है चेंज इन टीसी। तो एमसी के 2 फॉर्मूले हैं, TCN माइनस 1 या फिर TVCN माइनस TVCN माइनस 1। n माइनस 1 मतलब n मतलब नंबर ऑफ यूनिट, n माइनस 1 मतलब इसके ऊपर वाली यूनिट। अभी इतनी मगजमारी हम लोग शॉर्ट रन में करते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर होते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर की जो कॉस्ट होती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, और शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर भी होते हैं। तो जो फिक्स फैक्टर की कॉस्ट होती है वो फिक्स कॉस्ट होती है। लगे हाथ एक बार और बता दूं, फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर क्या है? वेरिएबल फैक्टर जो आउटपुट के हिसाब से वेरी हो सकते हैं, जिसे आप ऊपर नीचे कर सकते हो, इंक्रीज या डिक्रीज। और फिक्स फैक्टर वो है जो आउटपुट के हिसाब से वेरी, वो हर पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में वो फैक्टर क्या रहेंगे? सेम। जैसे इकोनॉमिक्स में, सुन लो मेरी बात, इकोनॉमिक्स में हर वो फैक्टर फिक्स्ड है अगर वो चेंज नहीं हो सकता, और हर वो फैक्टर वेरिएबल है अगर वो चेंज हो सकता है। अकाउंट्स के हिसाब से मत देखना, अकाउंट्स में ये बिल्डिंग क्या है? फिक्स एसेट है। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये बिल्डिंग फिक्स नहीं है। अगर मैं बिल्डिंग को चेंज कर सकता हूँ तो ये बिल्डिंग भी वेरिएबल है। इकोनॉमिक्स का कंसेप्शन ये है, परसेप्शन ये है। हर वो चीज़, बोलो, हर वो चीज जो आउटपुट के हिसाब से चेंज हो सकती है वो वेरिएबल है, और उस पर लगने वाली कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। और हर वो चीज जो फिक्स रहेगी, आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होगी, वो फिक्स फैक्टर है, और उस पर लगने वाली कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है। अब शॉर्ट रन वो पीरियड होता है, शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसमें हम अपने वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर को चेंज। लॉन्ग रन वो पीरियड होता है जिसमें हम वेरिएबल फैक्टर भी चेंज कर सकते हैं और फिक्स फैक्टर भी। इसलिए लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर होते ही नहीं है। लॉन्ग रन में सारे कॉस्ट फैक्टर कौन से हैं? इसीलिए देखो मेरी बात सुनो, अगर लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर वेरिएबल है तो लॉन्ग रन में सारी ही कॉस्ट भी क्या हुई? तो लॉन्ग रन में सिर्फ टीवीसी होती है। जो टीवीसी होती है वही टीसी होती है, और इसको आउटपुट से डिवाइड कर दूंगा तो एवीसी आ जाएगी, और इसको भी आउटपुट से डिवाइड कर दूंगा तो एसी आ जाएगी। तो दो बार क्यों लिखूं? जब मुझे पता है टीवीसी और टीसी सेम ही है तो इसको काटो। तो फिक्स कॉस्ट में सिर्फ एक ही कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है? और उसे आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कॉस्ट आएगी। कौन सी आएगी? लेकिन इसमें जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है उसका कर्व का शेप कैसा होता है? जैसे बाकी सब में तो बता दिया, शॉर्ट रन में यू शेप है, यू शेप है, टीएफसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है, वो इन्वर्स एस है। इसका भी शेप देखना पड़ेगा, तो ये बराबर से सुनना इसका शेप कैसा है, क्या चीज़ है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैसे बनती है? देखो, लॉन्ग रन में हम लोग आराम से वेरी कर लेते हैं। ये आपके सामने कर्व है, बहुत ही गौर से सुनना। लॉन्ग रन में हम लोग एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे इजीली वेरी कर लेते हैं। लॉन्ग रन में हम लोग एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, क्योंकि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर नहीं होते हैं।
तो अगर मैं इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में जाना चाहूँ जा सकता हूँ, फिर उस बिल्डिंग से किसी और बिल्डिंग में जाना चाहूँ जा सकता हूँ। आई कैन ईजीली वेरी, मैं आराम से अपने आउटपुट को, अपने प्लांट को, अपनी कैपेसिटी को वेरी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग रन में हूँ। अब लॉन्ग रन में कॉस्ट कैसे बनेगी, बहुत टेक्निकल चीज़ें, बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से देखो। अभी मान लो मैं प्लांट 1 में हूँ, ये प्लांट 1 है, तो ये प्लांट 1 में ये मेरी एवरेज कॉस्ट है शॉर्ट रन में अभी। और एवरेज कॉस्ट क्या होती है, आउटपुट के साथ कम होती है, ये कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। और उसके बाद शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है, बाद में बढ़ती है। तो सब यहाँ बैठे हर बच्चे को पता है कि एवरेज कॉस्ट यू शेप होती है, यू शेप, कम हुई, कम हुई, कम हुई, और बाद में क्या होने लग गई। अब गौर से देखना, फिर एक और प्लांट है, इसमें ये कॉस्ट है, ये शॉर्ट रन के प्लांट है सारे। यहाँ पे मैं आउटपुट बना रहा हूँ तो ये कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, फिर ये यहाँ पे मिनिमम आ रही है, और फिर यहाँ से क्या शुरू हो गई, फिर ये मेरा तीसरा प्लांट है। अब प्लांट कितने भी हो सकते हैं मेरे, 3 प्लांट, 4 प्लांट, लेकिन अभी फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 3 प्लांट है। तीसरे प्लांट में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, फिर यहाँ पे मिनिमम आ रही है, और फिर धीरे धीरे बढ़ रही है। अब मैं लॉन्ग रन में हूँ, तो मैं इस प्लांट से इस प्लांट पे कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता हूँ। तो मुझे देखना है मेरे को शिफ्ट कब करना है। जब मैं इस प्लांट पे हूँ तो यहाँ पे अभी मेरी कॉस्ट मिनिमम है, और इस वाले प्लांट पे भी ये मिनिमम कॉस्ट है। लेकिन अगर मैं ये फर्स्ट वाले प्लांट पे यहाँ आगे बढ़ा तो अब कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी, और सेकेंड वाले प्लांट में कम होने लग जाएगी। तो आई विल स्विच ओवर, मैं यहाँ तक आउटपुट बनाऊंगा बस, उसके बाद मैं प्लांट 2 पे शिफ्ट हो जाऊँगा। फिर मैं प्लांट 2 पे बनाता रहूँगा, बनाता रहूँगा, बनाता रहूँगा, भले यहाँ से कॉस्ट बढ़ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अब ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे मैं फिर मिनिमम पे आ गया। अब यहाँ से मेरा तीसरा प्लांट जो है वो कम दे रहा है मेरे को कॉस्ट, तो मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। फिर मैं यहाँ से बनाता जाऊँगा, बनाता जाऊँगा, फिर अगर मान लो यहाँ कोई चौथा प्लांट आता, फिर मैं वहाँ शिफ्ट हो जाता। मतलब आपको हर प्लांट की मिनिमम कैपेसिटी देखनी है कि वो आपको कितनी मिनिमम कॉस्ट कवर करके दे देगा, और एट द सेम टाइम दूसरा प्लांट की मैक्सिमम कैपेसिटी देनी है। एक प्लांट की मिनिमम कैपेसिटी और एक प्लांट की मैक्सिमम। ये मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी आउटपुट की नहीं बता रहा हूँ मैं, कॉस्ट की बता रहा हूँ। आउटपुट तो मुझे जितना बनाना है उतना मैं बनाऊंगा ही सही। देखो आज जैसे सपोज करो मेरा धंधा है, मेरे को 5000 कचौरी बनानी है, तो यहाँ मेरे को रोज़ का ऑर्डर है मेरा 5000 कचौरी का। क्या 5000 कचौरी का मेरा रोज़ का ऑर्डर है, तो मेरे को तो एक दुकान से बनेगी, 2 दुकान से बनेगी, 3 दुकान से बने, मेरे को तो कॉस्टिंग कम करनी है। कचौरी तो 5000 बनानी पड़ेगी। अगर मान लो कोई ऐसा कैपेसिटी का लेवल आया जहाँ पे इस प्लांट पे भी कॉस्ट बढ़ रही है और उस पर भी बढ़ रही है, तो फिर मैं देखूंगा कम कहाँ पे बढ़ रही है, बट आउटपुट तो मुझे पूरा बनाना है। तो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इज द सम टोटल ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व अपना कुछ होता ही नहीं है। लॉन्ग रन का कॉस्ट कर्व जो होता है वो शॉर्ट रन के कॉस्ट कर्व से ही मिलके बनता है। सबके मिनिमम पॉइंट को जोड़ लूँ, ये मिनिमम, ये मिनिमम, ये मिनिमम, ये मिनिमम, मिनिमम, तो इनको जोड़ जोड़ के जो कर्व बनेगा वो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व है। वो कौन सा है? तो LAC इज द सम टोटल ऑफ SAC। बोलो, फिर बोलो, एक बार वापस से पूरा कंसेप्ट समझ लो। ये कंसेप्ट ये कहता है कि आप जब किसी एक प्लांट पे ऑपरेट करो तो आप देखो कि उस प्लांट पे कहाँ पे कॉस्ट मिनिमम आ रही है। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाए आप दूसरे प्लांट पे शिफ्ट कर दो, कैपेसिटी को चेंज कर दो, और उसके बाद वहाँ पे भी तब तक माल बनाओ जब तक कॉस्ट कम आ रही है। अब यहाँ पे बढ़ भी रही है लेकिन शिफ्ट मत करो, यहाँ पे मिनिमम आ गई फिर भी बनाते रहो, फिर बढ़ रही है अभी भी बनाते रहो, अब यहाँ शिफ्ट करो। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अगर आप इधर से चलोगे तो यहाँ बढ़ेगी और दूसरे प्लांट पे आओगे तो कम हो जाएगी, तो अब दूसरे प्लांट पे चले जाओ क्योंकि लॉन्ग रन में हो, शिफ्ट करना आसान है। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे भी कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है, अब बनाते रहो, लेकिन अब यहाँ से ये कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी, और यहाँ पे ये क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इस प्लांट पे शिफ्ट हो जाओ। एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। कब तक? जब तक आप अपना डिजायर्ड आउटपुट अचीव ना कर लो। जैसे मेरा डिजायर्ड आउटपुट है 5000 कचौरी, तो मेरे को 5000 कचौरी बनानी है, तो यहाँ से बन गई 500, तो यहाँ से बना ली, अगले प्लांट से 1000 बन गई, वहाँ से बना ली, उसके अगले प्लांट से 1500 बन गई, वहाँ से बना ली, बनाता रहूँगा जब तक मैं अपना डिजायर्ड आउटपुट अचीव ना कर लूँ। तो लॉन्ग रन का जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, LAC जो है, वो शॉर्ट रन से ही बनता है। और कोई आपसे पूछे इसका शेप कैसा है, तो इसका भी शेप यू शेप ही है, लेकिन ये यू शेप सबको जोड़ जोड़ के बना है।
हर शॉर्ट रन के मिनिमम पॉइंट से लॉन्ग रन का बना है। इसको एनवलप कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं एनवलप कर्व? क्योंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे कर्व को एनवलप में लेकर एक नया बनता है, तो इसको क्या बोला जाता है? एनवलप कर्व। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये समझाने की बात है। अब एक्चुअल में तो आप शिफ्ट होने का ये मतलब है कि तूने एक प्लांट से जितनी यूनिट बनानी थी बना ली, अब तूने दूसरे प्लांट पे फ़ोन किया कि भाई साहब यहाँ पे मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी आ गई है, क्योंकि यहाँ मेरी वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दोनों मिलाकर मेरी जो शॉर्ट रन कॉस्ट लग रही है वो मिनिमम पे आ गई है, अब इसके बाद बढ़नी शुरू होगी। तो तुम गुजरात वाले से पूछो वो कितनी यूनिट और बना देगा। उसने कहा हाँ भाई साहब हमारी तो 15 रुपये बन जाएगी। मैंने कहा यार मेरी तो अब मिनिमम 16 रुपये आ रही है, तो तुम अब आप क्या काम करो, वहाँ पर बनाना शुरू कर दो। अब जितनी यहाँ से बन रही थी बन गई, यहाँ से असाइनमेंट भेज दिया, बाकी की वहाँ से बन गई। फिर जब वहाँ 15 रुपये में बननी शुरू हो गई, ठीक है, मेरे यहाँ 16 लग रहे थे, अब मैंने आगे देखा वहाँ पे 15 से 16, 17, 18 पे पहुँच गई और बढ़ने लग गई। तो मैंने अगले प्लांट पे देखा वहाँ पे 14 में ही बन रही थी, तो मैंने कहा अब यहाँ पे बनाना शुरू करूँ। तो ऐसे जिस प्लांट पे आपकी मिनिमम कॉस्ट आ रही है उस प्लांट से आपको जितना डिज़ायर्ड आउटपुट बनाना है बना लो, जब तक वो कम से कम में बन रहा है। उसके बाद आप अगले प्लांट पे स्विच कर जाओ, फिर अगले प्लांट पे स्विच कर जाओ। ये सब आप क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आप लॉन्ग रन में हो, और लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर वेरिएबल फिक्स नहीं हो। लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर क्या होते हैं? वेरिएबल। ठीक है। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक तरीके से समझाने वाली बात है। अब अगर आप उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करने बैठोगे तो हम क्या ये सब ये बनाने बैठेंगे एनवलप कर्व और ये वो। हमारे लिए तो अगर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं तो सिंपल वे में समझाऊं तो हमें क्या करना है, जिस फैक्ट्री से जो आउटपुट कम कॉस्ट पे बन रहा है हम उसे उतना बना लेंगे। और अगर मान लो ज़्यादा में भी बन रहा है, ज़्यादा में भी बन रहा है तो एक और दिक्कत है, अगर कोई एक जगह पे कम में बन रहा है लेकिन वहाँ ट्रांसपोर्टेशन महंगा है तो हम लोग तो यहीं से बना लेंगे। तो ये तो आपको अपने विजडम से डिसाइड करना है किस प्लांट से कितना माल बनाना है। हर कोई जानता है जो लॉन्ग रन में होते हैं। अब रिलायंस है, अंबानी, अडानी, ये सब लॉन्ग रन में खूब प्लांट है, तो ये लोग ऐसे थोड़ी करते होंगे वहाँ कम लग रहे हैं। ये तो ये देखते हैं कि भैया यहाँ से कितना आउटपुट बन सकता है, यहाँ कितना बिक सकता है। अगर मान लो यहाँ महंगा बना तो बिकेगा भी महंगा, लेकिन अगर मान लो बिहार में सस्ता भी बन गया तो यहाँ से बिहार पहुँचाने में मेरे को कितनी कॉस्टिंग लग जाएगी, ट्रांसपोर्ट लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं बोलूँगा अरे तुम तो राजस्थान का माल राजस्थान में बनाओ, बिहार का माल बिहार में बनाएंगे। ठीक है। तो ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे कोई फॉलो करता होगा, लेकिन ये कंसेप्ट है कि ऐसे लॉन्ग रन का कर्व निकाला जाता है। कोई और कुछ पूछ रहा था? प्रैक्टिकली प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट कैसे बढ़ती है? प्रैक्टिकली प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो कल बताया था ये तो मैंने तुम्हें कि वेरिएबल कॉस्ट पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। अब थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ, तूने पूछा है तो देख। आज मैं एक यूनिट जेरोक्स करा रहा हूँ तो मेरे को 200 रुपये लग रहे हैं, 2 के मुझे 400 लगने चाहिए, लेकिन कई बार 2 के वो 380 ले लेता है। तो वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट बढ़ने से कम हो सकती है। कम मतलब एवरेज वाली, टोटल वाली नहीं। टोटल वाली मैंने कल बोला था, टोटल वाली कभी भी कम नहीं होगी। एवरेज वाली, एवरेज वाली मतलब क्या कि एक के वो 200 ले रहा था तो 2 के 190 ले लेगा, या 2 के 180 ले लेगा, 2 के 170 ले लेगा। तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है? धीरे धीरे कम होती है, लेकिन एक लेवल तक। एक लेवल के बाद क्या होता है, आप जब बहुत बड़ा ऑर्डर दे देते हो तो उसको बड़ी मशीनें चाहिए, ठीक है, ज़्यादा लेबर चाहिए, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कहेगा नहीं भाई साहब अभी 170 में नहीं होगा, छोटा काम था तो कर देते थे भाई साहब, अब बड़ा काम तो इतने में तो नहीं होगा भाई साहब, अब 180 तो देने ही पड़ेंगे, तो मेरे को भी रिसोर्सेज ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं, ये है वो है। तो ये दोनों बातें हो सकती है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के फ़ायदे भी मिल सकती है और डिसइकोनॉमीज़ भी हो सकती है। चैप्टर में आगे वही पढ़ा रखा है। अगर मान लो चीज़ें मेरे फेवर में जाएगी तो एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे कम हो जाएगी, चीज़ें मेरे अगेंस्ट में जाएंगी तो एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट का कोई मान धर्म नहीं है, वो कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है, एवरेज की बात कर रहा हूँ, टोटल में तो हमेशा ही बढ़ेगी, याद रखना। एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज पर यूनिट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? अब मैं जो बोलता जा रहा हूँ टिक, पहले तो डायग्राम तो टिक करना ही करना है। अब जो बातें मैंने यहाँ समझाई है वो यहाँ पे लिखी हुई होगी, कैसे लिखी हुई है वो देखते हैं। ठीक है, टिक करना। इन लॉन्ग रन firm can build any size or plant and move from one plant to another। आप एक से दूसरे में शिफ्ट हो सकते हो, टिक कर लो। Once a firm has built a particular plant, its production take place in short run।
अब आप भले एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहे हो, काम आप अभी शॉर्ट रन में, वो आप लॉन्ग रन में, लेकिन काम आप किस में कर रहे हो? क्योंकि आप एक प्लांट पे ही काम कर रहे हो अभी, फिर दूसरे पे जाओगे, फिर तीसरे पे जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व कैसे निकलता है? लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन आउटपुट। LAC कैसे निकलता है? लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट है, जो कम से कम, क्या बोला मैंने, हर लेवल पे अपन मिनिमम पे आ रहे हैं, फिर अगले प्लांट पे जा रहे हैं, फिर मिनिमम पे आ रहे हैं, मतलब जिस प्लांट का जो निचोड़ है, जो उसको एकदम निचोड़ सकते हो आप, ये इससे एकदम मिनिमम निकाल लो, फिर जितना मिनिमम आ जाए, अब इसके बाद तो कॉस्ट कम हो ही नहीं सकती। जैसे बोलते हैं ना अपन कहीं पे जाते हैं कि यार ये अपन ने बोला भैया ये चीज़ इतने की दे रहा था कि कितने तक में दे दोगे, तो अपन ने कहा भाई साहब ये कम कर 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 करके आप उसे इतने पे लिया है। अब आपके दोस्त ने पूछा अरे और कम करा दे भैया, और कम में तो चाकू निकाल देता, वो इतना नीचे ले आया था कि इससे कम में तो अब इम्पॉसिबल था, ठीक है। एक बार हम लोग मुंबई के वो मार्केट में गए, कौन सा, चोर बाजार नहीं, वो क्रॉकरी मार्केट कौन सा होता है वो चोर बाज़ार टाइप ही है, लेकिन वो हम बहुत छोटे थे, 11th-12th क्लास में ही होंगे हम लोग जब पहली बार मुंबई घूमने गए थे, तो हमारी दोस्तों 4-5 दोस्त थे हम लोग, वो चले गए। हमारा एक कीटाणु दोस्त था, उसने जीन्स निकाली, जीन्स देखनी थी उसे, तो बोला जीन्स कितने की है भाई साहब? उसने कुछ 2000 रुपये कुछ बोली थी, ठीक है, 2000 रुपये कुछ बोल दी उसने, तो उसने कहा 400 में 2 दे दो। वो मेरे दोस्त, मैं कहा भाई बाउल है, जूते खाएगा, क्यों मर 2000 रुपये बोल रहा है वो, 400 में 2 दे दो। उसने बोला भाई भैया सब देगा है, तो उसने कहा जाओ जाओ जाओ, नहीं है। फिर हम जाने लगे, इधर आओ, लेने जैसी वाजिब रेट हो तो बता दो, कम कर दूंगा, 2 ले रहे हो तो ये 2-4 हज़ार की होती है, 3000 दे देना, 400, ठीक है। फिर उसने कहा 2500 दे देना, 2000 दे देना, और टाइम, वो भी टाइम पास कर रहे, अभी टाइम में बहुत मज़ा आ रहा, ठीक है। करते करते वो 1000 पे आ गया कि 500 में 2 ले लो, 1000 रुपये में ले लो, ठीक है। उसने कहा 400। गेस व्हाट, वो मान गया, उसने कहा ले ले 400 में ले ले। तो फिर उसने क्या कहा मेरे दोस्त ने कि रुक जाओ 1 मिनट, भैया को फ़ोन लगा लेता हूँ। उसको वीडियो कॉल करके भैया को दिखा रहा है, उसने एक छड़ी निकाली, साले टाइम पास कर रहा है, एक तो 400 में मान गया मैं, उसके बाद बोल रहे भैया को दिखाता हूँ, इसको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये वो लीस्ट कॉस्ट है जहाँ आप आ सकते हो, बस इससे कम नहीं हो सकती। इससे कम होने के बाद अब आप अगले प्लांट पे शिफ्ट हो जाओगे, क्योंकि इसके बाद अब कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। तो तेरे सवाल का एक और जवाब कि मिनिमम कॉस्ट अपन प्रोडक्शन करते करते पता चलता है। देखो तुम लोग क्या अभी बहुत छोटे हो, लेकिन जैसे जैसे तुम ग्रो करोगे, इंडस्ट्रीज़ में जाओगे, ऑडिट के लिए जाओगे या खुद ऐसा काम, तो आपको समझ में आएगा प्रोसेस को पहचानने में टाइम लगता है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें अपन जाते हैं, घुसते हैं, तो भैया निशा क्या कर रही है तू, किसी प्रोसेस में जाने के बाद हमें पता चलता है यार इसमें ये मटेरियल भी यूज़ हो सकता था, इसमें ये चीज़ भी यूज़ हो सकती थी, इससे कॉस्टिंग और कम हो सकती थी, इससे कॉस्टिंग और बढ़ सकती है, ये हो सकता है। ये सब चीज़ें बाद में पता चलती है। मतलब अपन क्या डायनेमिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है कि आज ये चीज़ 2 रुपये में बन रही है। आज आप लोगों, आप जो फ़ोन चला रहे हो, कितनी हाई क्वालिटी के फ़ोन 10-10, 15-15 हज़ार में भी आ रहे हैं। हमारे टाइम पे 50-50 हज़ार रुपये के जो फ़ोन थे, उसका कैमरा देख लेते तुम, आधार कार्ड जैसी फ़ोटो आती थी, और 50,000 रुपये के फ़ोन थे वो। तो टेक्नोलॉजी बिल्ड हुई, और आज वही चीज़ 10-10 हज़ार में भी आ रही है। तो कैसे आ रही है? कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है ना। क्या पहले ऐसा था क्या? पहले वो लोग बहुत फ़ायदा कमा रहे थे और अब ये लोग सब नुकसान में बेच रहे हैं। आज भी फ़ायदा ही कमा रहे हैं ना, 10,000 के फ़ोन में भी फ़ायदा हो रहा है, 7,000 में भी। क्या, किस चीज़ पे वर्क किया हमने? कॉस्ट कम करने पर, ठीक है। कॉस्ट बहुत ज़रूरी होती है, कॉस्ट के ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है। वो हमारे टाइम जब हम 11th-12th में थे, तो वो फ्लिप फ़ोन चलते थे, उसका इतना क्रेज़ होता था फ्लिप फ़ोन का, ठीक है। वो 15-20 हज़ार रुपये के आते थे, कीपैड वाले फ़ोन थे, कुछ भी नहीं था उसमें, कैमरा भी एकदम साधारण, मैंने बोला ना 2 मेगापिक्सल 3 मेगापिक्सल साधारण, लेकिन वो फ्लिप फ़ोन का बड़ा चलन था। फ्लिप फ़ोन है यार इसके पास, ठीक है। मोटोरोला के फ़ोन आते थे, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के फ़ोन लेके आते थे लोग। हाँ, और एक वो स्लाइडर वाले, ठीक है, वो भी बहुत ज़बरदस्त थे, ठीक है। तो कॉस्टिंग कम हुई ना, कॉस्टिंग कम हुई तो ये चीज़ें आज सस्ती मिल रही है। कॉस्ट कम करना है हमें प्लांट पे शिफ्ट करके क्या करना है? कॉस्ट कम, लीस्ट कॉस्ट करनी है, लीस्ट कॉस्ट। ये टिक कर लो, आगे आओ।
इसमें टिक करने लायक कुछ भी नहीं है। हाँ बस ये टिक कर लो। लॉन्ग रन में फॉर्म को चूज़ करना पड़ता है कि वो कितनी आउटपुट बनाएगा किस प्लांट पे। तो लॉन्ग रन का कॉस्ट शॉर्ट रन से ही बनता है। बाकी यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना वो डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया है तो ये टिक करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? ये क्या है डायग्राम का। अब आप लोग अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो समझा के भी आते। अब यहाँ पे तो ये कर बना हुआ जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं कि इस प्लांट में अपन मिनिमम कहाँ तक जाएंगे? क्यू तक। इसमें अपन कहाँ तक जाएंगे? के तक। इसमें अपन कहाँ तक जाएंगे? आर तक। ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तुम्हें हर चीज़ का मिनिमम लेवल टच करना है बच्चों। क्या सर टच करना है? हर चीज़ का मिनिमम। और याद रखना हम मिनिमम पे आने के बाद एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाने का एक क्राइटेरिया सुन लो तुम। 2 क्राइटेरिया। एक तो मैं शिफ्ट कब करूंगा? जब मैं इस प्लांट के मिनिमम पे आ चुका हूं और उस प्लांट के मिनिमम पे अभी नहीं आया हूं। ये 2 बातें याद रखना। इस प्लांट के तो मैं मिनिमम पे आ चुका हूं। जैसे इस प्लांट का तो ये मिनिमम है, अब यहाँ से तो बढ़ेगी कॉस्ट, कम नहीं होगी, लेकिन इसका मिनिमम आना अभी। अगर मान लो मैं इसके इधर से इधर शिफ्ट होता और इधर और बढ़ रही होती तो क्या फायदा फिर शिफ्ट करने का। तो शिफ्ट करने की 2 क्राइटेरिया। शिफ्ट करने के 2 क्राइटेरिया। एक तो मैं जिस प्लांट से शिफ्ट कर रहा हूं, अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूं प्लांट ए से प्लांट बी पे, तो ए का मिनिमम आ गया हो, ए का मिनिमम आ गया हो और बी का मिनिमम अभी नहीं आया, तो मैं बी पे शिफ्ट करूंगा। ए का मिनिमम आ गया हो और बी का अभी मिनिमम नहीं आया हो, तो मैं ए से किस पे शिफ्ट करूंगा? बी पे। सेम ऐसे ही मैं बी से सी पे कब शिफ्ट करूंगा? जब बी का मिनिमम आ गया हो, सी का मिनिमम। फिर सी से डी पे कब जाऊंगा? जब सी का मिनिमम आ गया हो और डी का मिनिमम। तो ये शिफ्टिंग का एक क्राइटेरिया याद रखना। क्लियर है? हटा दो इसको। अब ये तो टिक कर ही लिया तुमने, ये टिक कर लो। नाम लिख दो। इसको एनवेलप कर भी बोलते हैं, वैसे तो यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, मैं ढूंढ लेता हूँ। कहाँ है? और ये भी टिक कर लो। इसका भी कर्व शेप कैसा होता है? यू शेप। इसका शेप भी कैसा होता है? यू शेप। और ये रीज़न लिख लो, इसके यू शेप का रीज़न है रिटर्न टू स्केल। अंडरलाइन करो, रिटर्न टू स्केल। यू शेप अराइजेज ड्यू टू रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल नीचे समझाता हूँ मैं, ठीक है? इसमें लिखी भी नहीं थी कि वो बात। और रिटर्न टू स्केल में तुम्हें यहाँ समझा देता हूँ क्या होता है। देखो, रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल लगता है लॉन्ग रन में। किस में लगता है? लॉन्ग रन में। देखो, रिटर्न टू फैक्टर मैंने तुम्हें प्रोडक्शन में पढ़ाया था, LOVP, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फर्स्ट TP इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट, देन TP इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड TP डिक्लाइंस। TP इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो MP भी बढ़ता है, TP डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो MP डिक्लाइन हो जाता है, और TP डिक्लाइन होता है तो MP नेगेटिव हो जाता है। ये वहाँ पढ़ाया था। कहाँ? प्रोडक्शन में। एक बार रिवाइज कर लेना, भूल गए हो तो। प्रोडक्शन में पढ़ाया था। और याद रखना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, LOVP, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वहाँ शॉर्ट रन में लगता है, ठीक है? और ये रिटर्न टू स्केल लगेगा लॉन्ग रन में। किस में लगेगा? अब लॉन्ग रन में देखो क्या होता है। लॉन्ग रन में पहली स्टेज आती है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्या होती है? इसमें क्या होता है? आउटपुट का चेंज ज़्यादा होता है इनपुट के चेंज से। जैसे सुनो, मैं 2 मशीन और 4 लेवल यूज़ करता था तो मैं 800 यूनिट बनाता था। अब मैंने मशीन को डबल कर दिया, क्योंकि लॉन्ग रन में हूँ तो मशीन भी डबल हो जाएगी। लॉन्ग रन में हूँ, और लेबर भी डबल कर दी, लेबर भी 8 कर दी, तो आउटपुट 1600 होना चाहिए, लेकिन आउटपुट 1800 हो गया। तो ये है आउटपुट का चेंज ज़्यादा है इनपुट के चेंज से। किसका चेंज ज़्यादा है? आउटपुट का ज़्यादा है। किससे? इनपुट से। ये इंक्रीजिंग रिटर्न है।
तो जब भी ऐसा होगा तो आपको क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के फ़ायदे मिलते हैं। सब लोग आपको माल अच्छा बल्क में दे देते हैं, बल्क में देते हैं तो डिस्काउंट मिल जाता है, बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार होती है, और सब चीज़ एक तरीके से कहूँ तो एवरी ऑड इज़ इन योर फेवर। सबसे अच्छा समय चल रहा है आपका कि जो इनपुट आप बढ़ाई, आउटपुट भी बढ़ा, और साला आउटपुट डबल से भी ज़्यादा बढ़ गया। आउटपुट तो डबल होना चाहिए था लेकिन डबल से भी ज़्यादा। इसे पहली स्टेज बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। अब दूसरी स्टेज होती है कांस्टेंट रिटर्न। मैंने तुम्हें कहा था कि ज़िंदगी में, इकोनॉमी में और हर जगह सब दिन एक जैसे नहीं होते, उतार चढ़ाव इस पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अगर वो लकीरें चलती है उसको क्या बोलते हैं, नहीं वो जिस पे चलती है ईसीजी। ईसीजी में वो लकीरें ऐसे चलती रहती है, हार्ट बीट हमारी, ठीक है। अगर वो ऐसे ऊपर नीचे, ये रहा एनवलप कर्व मिल गया, ठीक है, तो ये ऐसे अगर ऊपर नीचे है तो हम जिंदा है, और ईसीजी में अगर ऐसे है तो मतलब हम मर चुके हैं, ठीक है। तो जैसे सुनो, जैसे हमारी लाइफ में होता है वैसे ही इकोनॉमी में होता है और वैसे ही बिजनेस में होता है। उतार चढ़ाव ढलान सब आते हैं ज़िंदगी में। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अब देखो यहाँ देखो, 2 मशीन, प्लीज़ यहाँ देखो, 2 मशीन 4 लेबर कितनी दे रहे थे, 800। अब 4 मशीन 8 लेबर कितनी देंगे, 1600 ही देंगे। अब कांस्टेंट 1600 ही होना चाहिए, 1600 ही। अब आता है तीसरा, डिक्रीजिंग रिटर्न। इसमें अब 2 मशीन 4 लेबर कितनी दे रहे हैं, 800, लेकिन अब 4 मशीन 8 लेबर 1600 की जगह कितनी देंगे, 1200। तो आउटपुट का चेंज इनपुट के चेंज से कम होगा। तो इंक्रीजिंग में क्या होता है, आउटपुट का चेंज ज़्यादा, कांस्टेंट में आउटपुट का चेंज बराबर है, और डिक्रीजिंग में क्या होता है, आउटपुट का चेंज कम होता है और इनपुट का चेंज ज़्यादा। इसे रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। तो सुनो, ये रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन में रखता है, इसका फोटो ले लो अभी, ठीक है, तो फिर बाद में उतारना टाइम वेस्ट होगा। यहाँ देखो, रिटर्न टू स्केल किस में लगता है, लॉन्ग रन में। रुक जाओ, हाँ ले ले भाई, पहले ले ले, ग्रुप पे डाल देना स्टाइल से। देखो यहाँ देखो, तो ये रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है, ठीक है, ये तीनों है। अब इस ये रिटर्न टू स्केल की वजह से यू शेप है, क्योंकि जब आपके आउटपुट का चेंज तेज है और इनपुट का चेंज कम है तो आपकी कॉस्ट कम हो रही है, फिर कांस्टेंट पे बराबर है और बाद में कॉस्ट बढ़ रही है, इसलिए यू शेप है। तो कोई आपसे पूछे कि यू शेप क्यों है, तो आप बोलोगे रिटर्न टू स्केल की वजह से। किसकी वजह से? और कोई आपसे पूछे रिटर्न टू स्केल क्या है, तो आप कहोगे 3 स्टेज में समझाया जाएगा। क्या 3 स्टेज है कि पहले आउटपुट का चेंज इनपुट के चेंज से ज़्यादा होता है, अच्छा समय हमारा, फिर आउटपुट का चेंज इनपुट के चेंज के बराबर, मतलब हम कांस्टेंट है, फिर आउटपुट का चेंज कम और इनपुट का चेंज एक तरीके से हमारा खराब समय, जिसमें हम जितनी इनपुट लगा रहे हैं उतना आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जितनी इनपुट लगा रहे हैं उतना आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पिछले साल बीकॉम बंद करी, तो उसमें हमारा मेन कंसर्न यही था बीकॉम में कि हम जितनी भी मेहनत कर ले उसमें हमें डिज़ायर्ड सक्सेस हासिल ही नहीं हो रही, क्योंकि बीकॉम का लेवल ऐसा कर दिया था इंस्टीट्यूट, इन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने, कि ये एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल देने लग गए। अब उसमें क्या होता था कि हम कितना भी अच्छा प्रैक्टिकल पढ़ाएं, बाद में बच्चा थ्योरी करके आता था। अब मैंने एक इशू ऑफ शेयर का इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन करा दिया मान लो, और बाद में उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज़ बायबैक 10 नंबर में, ऐसे पागल लोग हैं। तो बच्चा क्या करेगा, वो इतना लंबा क्वेश्चन थोड़ी करेगा, बायबैक के बारे में लिख के आ जाता था थोड़ा बहुत, और मिल जाते थे उसको 5 नंबर 7 नंबर। तो मुझे लगा यार इतनी साल भर बेचा फोड़ी करो, सब कुछ करो, और उसके बाद में बच्चा तो थ्योरी अटैम्प्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि वो लोग लेवल बढ़ाने को तैयार नहीं थे, वो लेवल पे कम किए जा रहे थे। मुझे लगा ये अपना एक्सपर्टीज़ ख़राब हो रहा है, अपन जो इनपुट दे रहे हैं आउटपुट आ ही नहीं रहा, बच्चा भी फिर थोड़ा सा मक्कारी क्या यार, अगर उसको पता होगा पेपर का लेवल ही ऐसा है तो वो भी वही आखिरी के 10 दिन पढ़ना, 15 दिन पढ़ना। तो लेकिन मैं ये थोड़ी कर सकता हूँ कि मैं तो आखिरी के 10 दिन पढ़ाऊँगा, आ जाओ बाकी छुट्टी, पढ़ाना तो पूरा ही है। अब जो भी पढ़ा रहे हैं सब वेस्ट जा रहा है, वो तो वही आखिरी के 10 दिन 15 दिन में वो एक 1 वीक सीरीज़ आती थी, वो 1 वीक सीरीज़ में से पढ़ लेता था, ठीक है। तो हमने कहा यार छोड़ो, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इसलिए थोड़ी सी ये किया था कि यार ये मगर इस तरह के चीज़ करें, और फिर उसके अंदर पैसा आ रहा है लेकिन
सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन, तो बंद कर दिया। तो डिक्रीजिंग रिटर्न कौन सा समय होता है? वो समय होता है जब आप इनपुट पूरी दे रहे हो लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है, और आ भी रहा है तो इनपुट से तो कम आ रहा है। तो हमारे लिए वो समय ऐसा हो गया था कि जब हम इनपुट पूरी दे रहे हैं, टाइम पूरा दे रहे हैं, लेकिन उससे आउटपुट नहीं निकल। समझ गए? ये 3 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है? अब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें लास्ट टॉपिक, इसके रीज़न ऐसा क्यों होता है। ये होता है इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज की वजह से। किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है ये? इकोनॉमीज और क्या? रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल किसकी वजह से होता है? इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। इकोनॉमीज के अंदर अपन पहले आएंगे इंटरनल इकोनॉमीज पे। किस पे आएंगे? इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या है ये देखो, टिक करते जाना बराबर। इंटरनल मतलब क्या है कि जब भी, मैं यहाँ पे दे नहीं रखा, रुको 1 मिनट, ये रहा। Internal economies arise purely due to indigenous factor relating to efficiency of entrepreneur and his managerial skill and talent. On the other hand, external means the benefit arising to each member of the firm of industry as a result of expansion of industry. बराबर टिक कर लेना। अब इसका मतलब समझाता हूँ। बच्चों, शुरुआत में क्या हो रहा था, मैं जितनी भी इनपुट लगा रहा था आउटपुट उससे ज़्यादा आ रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं इनपुट में कमी कर रहा था, इनपुट लगा रहा था, लेकिन इनपुट से जो आउटपुट आना चाहिए वो ज़्यादा आ रहा था। 2 मशीन 4 लेबर से 800 यूनिट आ रही थी, तो 4 मशीन 8 लेबर से सीधी 800 से कितनी हो रही थी? 1600। लेकिन 1600 की जगह कितनी हो रही थी? 1800। तो आउटपुट ज़्यादा आ रहा था। तो ये अपना आप तो हो नहीं रहा होगा, कुछ फैक्टर्स होंगे इसके। तो वो 2 फैक्टर होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आपकी एफिशिएंसी अच्छी थी, आपका फैक्टर अच्छा था, आपके अंदर वो टैलेंट था कि जिसकी वजह से कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट आ रहा था। जैसे मुझे कुछ टॉपिक में ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो मैं कम समय में भी बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, और कुछ टॉपिक में मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें बहुत टाइम दूंगा ना तो भी उतने अच्छे से जाएगा नहीं, तो मेरे को और टाइम देना पड़ता है। वो सही, जैसे इशू ऑफ शेयर पढ़ाने के बाद डिवेंचर पढ़ाने में कितना सा टाइम लगेगा, एडमिशन पढ़ाने के बाद रिटायरमेंट पढ़ाने में कितना सा टाइम लगेगा? कम लगेगा मतलब टाइम। तो मैं क्या कर सकता हूँ, चैप्टर तो वो भी उतना ही है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अपने एडमिशन में जो मैंने पढ़ाया और जिस तरीके से पढ़ाया उसको रिलेट कर करके, लिंक कर करके, एक ही जैसे वर्ड बार बार रिपीट कर करके उसे बेहतर करा सकता हूँ कम समय में। तो आपने कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट क्यों बनाया? आपके टैलेंट की वजह से, आपके मैनेजरियल टैलेंट की वजह से, आपकी एफिशिएंसी की वजह से, आपकी वजह से। तो वो इंटरनल फैक्टर्स है। वो कौन से है? वो इंटरनल है। अब एक्सटर्नल क्या है? जो इंडस्ट्री की वजह से। जैसे आज मान लो यहाँ पे इतना सारा बच्चा आ गया साइंस का, क्योंकि साइंस की इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो कर गई, कॉमर्स की नहीं करी। तो इसमें किसी टीचर को थोड़ी, किसी टीचर की वजह से ये हुआ इंडस्ट्री। अभी किसी टीचर को अगर क्रेडिट देना हो तो वो सबसे पहला क्रेडिट तो बंसल सर को जाएगा जिन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन बंसल सर ने भी जब स्टार्ट किया होगा तो उन्होंने भी इतना नहीं सोचा होगा कि 2-2, 3-3 लाख बच्चा कोटा आएगा, 3 लाख बच्चा पढ़ने आएगा साइंस का। लेकिन ये तो कर गई इंडस्ट्री ग्रो। तो अब साइंस की इंडस्ट्री ग्रो कर गई तो साइंस पढ़ाने वाले हर टीचर को फ़ायदा हो गया। अब ऐसा भी तुम मानते हो ना कि कोई एवरेज भी पढ़ा रहा होगा, है ना, हर कोई एकदम वो नहीं होगा। लेकिन तुम ये भी मानते हो कि साइंस में जो एवरेज पढ़ाता है वो भी 3-4 हज़ार बच्चे लेके बैठा है ना, 8-10 हज़ार बच्चे लेके बैठा है एवरेज में भी। तो क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। और मेरे को पता है मैं कॉमर्स में अपनी पूरी एनर्जी भी पूरी खपा दूँ ना तो भी बहुत मैक्सिमम बच्चा, 1000 बच्चा भी मैं शायद देख पाऊँ कोटा में कभी। मुश्किल है, नामुमकिन है, मेरे को तो लगता है अभी की हालत देख, क्योंकि टोटली नहीं है। 11th-12th में ही 1000 बच्चे नहीं है, तो CA में कहाँ से आएगा? ठीक है, CA में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही 250 बच्चों का हुआ है अभी फाउंडेशन में। तो वो 250 बच्चों में से 40-50 इधर, 10-20 इधर, 20-50 उधर, थोड़ा ऑनलाइन। ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, 250 के 250 एक जगह आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। और क्या है 250? साइंस वालों के लिए 250 बच्चे मतलब ब्रेक इवन भी नहीं है, और हमारे लिए तो बहुत हो जाता है, और 250 बच्चे।
क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं करी सारी यहाँ पे। और अगर यही सर्विस, अगर मैं ये मानता हूँ कि जिस लेवल पे मैं पढ़ाता हूँ, अगर यही सर्विस मैं मुंबई में दे रहा होता, पुणे में दे रहा होता या इंदौर में भी दे रहा होता, तो डेफिनेटली इधर से तो बहुत ज़्यादा होते बच्चे, डेफिनेटली, ये तो मैं विश्वास है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कर नहीं सकते, नहीं है यहाँ कॉमर्स तो नहीं है, क्या करें, इंडस्ट्री जितनी है उतनी है। तो ये इंटरनल बेनिफिट जो आपको मिलते हैं आपकी वजह से, और एक्सटर्नल बेनिफिट आपको मिलते हैं इंडस्ट्री के एक्सपेंशन की वजह से। बेस्ट एग्जांपल इसमें कोटा, कि कोटा में जो भी साइंस पढ़ा रहा है उसको एक्सटर्नल बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि कोटा में साइंस की इंडस्ट्री क्या कर रही है, ग्रो। अब वो भी नीचे जा रही है, वो भी एक चिंता का विषय बन चुका है अब, ठीक है, कि वहाँ भी बच्चा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये अब एक बहुत दुखद समय रहने वाला है आने वाला 4-5 साल कोटा के लिए, क्योंकि हमने पूरी इंडस्ट्री किससे जमा ली थी, बच्चों से, स्टूडेंट से, और अब वो स्टूडेंट नहीं आएंगे तो यहाँ की इकोनॉमी पे तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। 2 पढ़ा दिए बच्चों मैंने तुम्हें, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल को इलेबरेट करूँगा मैं, क्या करूँगा, देखो, जब मैं एक अच्छी बात करूँगा तो वो इकोनॉमी है, और उसी में ख़राब हो जाएगा तो डिस इकोनॉमी है। तो इंटरनल में पहला आता है टेक्निकल। पहले तो मेरे को बताओ, इंटरनल आपकी वजह से है कि इंडस्ट्री की वजह से? आपकी वजह से। इंटरनल इकोनॉमीज़ में क्या पढ़ाऊँगा मैं, आपके, और एक्सटर्नल में इंडस्ट्री, याद रखोगे ना बराबर। अब इंटरनल में पहला आता है टेक्निकल। टेक्निकल में सिंपल है, आपने सुपीरियर टेक्निक यूज़ कर ली तो बच्चे बढ़ गए। जैसे कोविड के समय में जिन लोगों ने जल्दी ऑनलाइन यूट्यूब पे अपने चैनल बना लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, तो वो इलेबरेट एक्सेल कर गए, जल्दी उनके पास बच्चा आ गया। और जो लेट हो गया वो लेट हो गया, जैसे हम लेट हो गए तो लेट हो गए। अब हम बना भी ले तो जो लोग पहले आए हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो सुपीरियर टेक्निक यूज़ करोगे तो इंटरनल इकोनॉमी, और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो डिस इकोनॉमी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ठीक है। देखो, जब भी आउटपुट बढ़ता है, ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा डिवीजन ऑफ वर्क कराते हैं, स्पेशलाइजेशन कराते हैं, लेबर को काम तोड़ के करवाते हैं, उन्हें अच्छी मशीनें दे देते हैं, तो उससे आउटपुट बढ़ता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, टेक्निकल में आ गई ये सारी बातें, लेबर भी टेक्निकल में आ गया, मशीन भी टेक्निकल में आ गई, ये सब टेक्निकल में आ गया, ठीक है। लेकिन ये सब उल्टा कब पड़ जाता है, ये देखो, ये डिस इकोनॉमी शुरू हो गई यहाँ से, ये डिस इकोनॉमी है। याद रखना, इकोनॉमी और डिस इकोनॉमी एक ही साथ समझा रखिए, याद रखना, इकोनॉमी और डिस इकोनॉमी एक ही साथ है। ये डिस इकोनॉमी वाली आ गई, और ये सब किस में है, टेक्निकल में। किस में है, और टेक्निकल खुद किस में है, पिक्चर पूरी याद रखना भाई, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। इंटरनल में टेक्निकल है, टेक्निकल में डिस इकोनॉमी। देखो, बियॉन्ड अ पॉइंट, एक पॉइंट के बाद क्या होता है, हमें डिस इकोनॉमीज हो जाता है। कैसे डिस इकोनॉमी हो जाता है, जैसे ही हमारा आउटपुट लार्ज हो जाता है तो सब चीज़ों को यूज़ करना मुश्किल हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आज जैसे सपोज करो, जैसे जिन लोगों ने स्टार्टअप शुरू किए थे, तो शुरू में उनके स्टार्टअप कितने अच्छे थे, आज वो, जैसे ओला है, ओला का कितना नाम था, आज ओला का कितना भयंकर वो चल रहा है कि उनकी जो बाइक है ओला इलेक्ट्रिक है, वो सारी ख़राब निकल रही है, रोड पे खड़े जल रही है गाड़ियाँ, ठीक है। ये क्या हुआ कि जैसे वो एक आउटपुट के बियॉन्ड चला गया तो उससे सारी चीज़ें टेक्निकली हैंडल नहीं हुई, तो जो टेक्निकल इकोनॉमीज थी वो डिस इकोनॉमी में बदल गई। तो जहाँ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल था वो डिमिनिशिंग रिटर्न में आ गया, ठीक है। तो ये उतार चढ़ाव है, आप इसको कैसे मैनेज करते हो उसके ऊपर है, ठीक है। वो कहते हैं कि सक्सेस मिलना एक बात है और उसे रिटेन करना एक बात है, ठीक है। और थोड़ा ऊपर वाले का भी होता है, थोड़ा क्या सब कुछ ही उसका होता है, ठीक है। तो जितना देगा, जब देगा, छप्पड़ फाड़ के देगा, लेगा, तो इकोनॉमीज़ के बाद डिस इकोनॉमीज़ भी आ जाती है। क्या आ जाती है, डिस इकोनॉमी, के डिवीजन ऑफ लेबर में दिक्कत हो जाती है, हमारा प्लांट का साइज़ बढ़ने की वजह से हमारी कॉस्ट और बढ़ने लग जाती है, मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आती है, संभाल ही नहीं पाते हम उन चीज़ों को, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना कि किसी को एकदम से कोई बहुत सारा काम मिल जाता है तो वो उसमें फेडअप हो जाता है एकदम, और वो काम को संभाल ही नहीं पाता। तो टेक्निकल इकोनॉमी किस में बदल जाती है, डिस इकोनॉमी। तो इकोनॉमी मतलब फ़ायदा, डिस इकोनॉमी मतलब नुकसान। अब नेक्स्ट, आज के लिए लास्ट है, ध्यान से सुनना। तो पहला मैंने पढ़ाया टेक्निकल, अब दूसरा पढ़ाता हूँ मैनेजरियल। कई बार मशीन का कुछ नहीं होता, मैनेजरियल वाले रीज़न भी होते हैं। मैनेजरियल में आप हमेशा मैनेजमेंट की बात करोगे। किसकी बात करोगे, जैसे आपने कुछ ऐसे स्पेशल पर्सनल रखे हैं जो प्रोडक्शन अच्छे से मैनेज करते हैं,
फाइनेंस अच्छे से मैनेज करते हैं। मेरे एक मौसा जी है, कुवैत में काम करते हैं, उनकी मैनेजरियल स्किल्स इतनी ज़बरदस्त है, कस्टमर से बात करने का तरीका और वो सब। और कुवैत में है, कुवैत में अरबिक चलती है, वो ऐसी अरबिक बोलते हैं, ऐसी अरबिक बोलते हैं कि जो कुवैत का जो कुवैती होता है, कुवैती जैसे अपन इंडियन है, जैसे वहाँ कुवैती हुआ, तो वो भी इतनी अच्छी अरबिक नहीं बोल सकता जितनी वो बोलते हैं। और उनके एम्प्लॉयर का इतना ट्रस्ट है कि वो जो एम्प्लॉयर है वो भी इंडिया का ही है, तो वो 3-3 महीने तक इंडिया आ जाता है और 3-3 महीने तक मेरे मौसा जी अकेले वो शॉप संभालते हैं और उनकी सैलरी भी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। और उनके ऊपर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट है, और वो दुकान घाटे में थी और वो बेच के जा रहे थे। तो मेरे मौसा जी को की खुद की एक दुकान थी, ठीक है, वो दुकान उनको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बेचनी पड़ी थी, तो अब वो उसी फील्ड में कोई दुकान ढूंढ रहे थे। तो वो जब बेच के जा रहे थे तो उन्होंने कहा भाई मैं तेरे से ख़रीद तो नहीं सकता, लेकिन मैं तेरी ये दुकान को चला सकता हूँ, ये तेरे को लॉस से प्रॉफिट में ले आऊँगा मैं। बोला फिर आप क्या लोगे? बोला कुछ नहीं, मैं तो अभी काम की तलाश में हूँ, आपके यहाँ काम कर लूँगा मैं, और ये जिस फील्ड में आप हो इस फील्ड में मेरे को 15 साल का 16 साल का एक्सपीरियंस है, और अभी उस दुकान में उनको और 10 साल हो गए, 26 साल वो एक ही फील्ड में है, ठीक है। तो वो उनका बोलने का तरीका इतना ज़बरदस्त है, क्लाइंट को हैंडल करने की टेक्निक इतनी बढ़िया है, क्या माल किस क्वांटिटी में मंगाना है, कहाँ से मंगाना है, दुकानदारी को ऐसा समझते हो, वो ऐसे कीड़े हैं दुकानदारी के कि उनको मुंह मांगी सैलरी मिलती है, कर वो जॉब रहे लेकिन वो मालिक है वहाँ के। तो अगर आपको कोई ऐसे मैनेजर मिल जाते हैं जो इतने स्पेशल होते हैं अपनी फील्ड में, तो वो आपको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के फ़ायदे देते हैं। लेकिन इसका विपरीत कर लो तो यही इकोनॉमी किस में बदल जाती है? किस में बदल जाती है? सब उल्टी बात भी लिखी हुई है बराबर, ठीक है। तो ये देखो, सेल को स्प्लिट कर देगा, एडवर्टीजमेंट अच्छी करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, कस्टमर को सर्विस अच्छी दो तो आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन इसके उल्टे प्रभाव भी होते हैं। उल्टे प्रभाव क्या होंगे? अब इसमें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाए, मैनेजर और लेबर के बीच में डिफ़िकल्टी अराइज हो जाए, ठीक है, रेड टेपिज्म बढ़ जाए। रेड टेपिज्म समझते हो ना, फाइल वर्क वगैरह, कॉम्प्लेक्स हो जाए चीज़ें, कम्युनिकेशन बहुत वो हो जाए, तो उससे फिर इकोनॉमीज़ किस में बदल जाती है? डिस इकोनॉमीज। जैसे स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा था तो मैं मैनेजर से डायरेक्ट बात करता था, वो मेरी बात सुनता था। अब मेरा स्केल ऑफ ऑपरेशन इतना बढ़ गया कि मैं मैनेजर से बात ही नहीं कर पाता हूँ। अब मेरे बीच में इतने चुट्टू पुट्टू आ गए हैं कि वो मुझसे बात ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस के पतन का एक कारण है कि उनकी मैनेजरियल डिस इकोनॉमी हुई, ठीक है, कि कांग्रेस के अंदर कुछ लेयर इतनी जम गई कि जो कार्यकर्ता है आम, और जो अच्छा बढ़ा सकता है, जो अच्छा काम कर रहा है, वो लोग राहुल गांधी तक और सोनिया गांधी तक पहुंच ही नहीं पाते थे। अब उन्होंने ये हायरार्की जो बना रखी थी वो चेंज करी, ठीक है। तो ये कारण होता है कि भैया अगर आपके इतने सारे लेवल बढ़ जाए, ठीक है, कि जितने लेवल बढ़ जाए कि आप जो मेन ज़मीन पे काम कर रहा है आप उससे बात ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितना आउटपुट बनाना है, क्या हो रहा है इंडस्ट्री में। और ये सब याद रखना, ये सब कब होगा? जब आप यहाँ पहुँचोगे। जब तक आप यहाँ हो हर चीज़ को मैनेज करना आसान है। जब आप यहाँ पहुँच जाते हो तो हर चीज़ आपकी रीच से बियॉन्ड चल जाती है और इकोनॉमीज़ किस में बदल जाती है। लेकिन ये सब एक जनरल बातें हैं, सबके एक्सेप्शंस होते हैं, उल्टा भी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज अगर ऐसा होता तो फिर टाटा क्यों होता, फिर बिरला क्यों होता, अंबानी अडानी इन सब ये नाम ऐसे ही नहीं बने हैं, ठीक है। ये भी 50-100 साल के पुराने नाम हैं, तो इन्होंने वो एम्पायर को वैसा रखा है ना, तो इनको कहाँ डिस इकोनॉमी हुई? इकोनॉमी है, मैनेज करके रखी होंगी चीज़ों को। तो आपको देखना है कि इकोनॉमीज डिस इकोनॉमी में ना बदल जाए, ब्यूरोक्रेसी ना बढ़ जाए, रेड टेपिज्म ना बढ़ जाए, कम्युनिकेशन की लेंथ ना बढ़े। कम्युनिकेशन की लेंथ नहीं बढ़नी चाहिए, इसको मैं सबसे ज़रूरी मानता हूँ। आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोअर लेवल और मिडिल लेवल का टॉप लेवल तक बात करना बहुत ज़रूरी है। कई बार टॉप लेवल अपने में ही इतना व्यस्त हो जाता है कि वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल तक बात ही नहीं करता, और यहाँ से प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है, क्योंकि ज़मीन पे जो काम कर रहा है वो लोअर लेवल है और मिडिल लेवल है। अब टॉप लेवल आप सोचो, ये बंद कमरे में 4-5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इकट्ठे हो गए, वही लोग पॉलिसी बना रहे हैं, वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं। भैया उनसे पूछो नीचे, वो बताएंगे कहाँ कमी है। जब तक उनसे वार्तालाप नहीं होगी, ठीक है। देखो
2 बैक टू बैक इलेक्शंस में कांग्रेस को मुंह की बल खाना पड़ा, और जब राहुल गांधी ज़मीन पे उतरे, भारत जोड़ो यात्रा करी, बढ़ोतरी हुई ना सीट, ये भी बढ़ी, लेकिन बढ़ी तो सही ना, डबल ही हो गई ऑलमोस्ट, ठीक है, 50 से 100 पे आ गए। कब हुआ? नीचे उतरने से। पहले क्या हो रहा था, ठीक है, कि ये दाएं बाएं पाल रखे थे, 4 लोग आके कह देते थे इस वजह से चुनाव हारे, तो वो भी मान लेते हैं हाँ इस वजह से हारे। तो आपकी कितनी पुरानी पार्टी है, 150 साल पुरानी पार्टी है, और आप एक एक करके हर स्टेट से गायब होते जा रहे थे, ठीक है, ख़त्म ही हो गए थे ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब टॉप लेवल लोअर लेवल से कनेक्ट ही नहीं। बीजेपी की खासियत क्या है? ग्रास रूट लेवल के वर्कर से कनेक्टेड है वो लोग आज भी, ठीक है, तो वो उन्हें फ़ायदा देती है चुनाव, ठीक है। ये पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, सेम यही चीज़ बिजनेस में भी होती है हर जगह पे। और याद रखना, मैंने अभी जो बोला ना, प्रॉब्लम कब अराइज होगी? जब आप यहाँ हो तब प्रॉब्लम नहीं होगी, जब आप यहाँ पहुँचोगे तब प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कितने सारे स्टार्टअप से तुम विजय शेखर शर्मा को देख लो, कहाँ वो पेटीएम को ले गया था, आज वो कहाँ है विजय शेखर? अश्नीर ग्रोवर कहाँ है आज, ठीक है। अभी ये भावेश अग्रवाल की भी यही हालत होगी ओला में, जिस हिसाब से ये फालतू की बयानबाजी कर रहा है और जितने टेंट्रम्स ये दिखा रहा है, और ज़मीन पे काम तो कुछ, ओला की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत बेकार जा रही है। तो इतने एग्जाम्पल्स है जिससे हम ये सीख सकते हैं कि इन्होंने इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का फ़ायदा उठाया, और कितने ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसमें डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हुआ। तो मैंने इंटरनल में 2 पढ़ा है, एक टेक्निकल, एक मैनेजर, कल पढ़ाऊँगा बाकी।